वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स के बाद आखिरकार कुछ रोमांटिक होने जा रहा है। इस चैप्टर से ये तो क्लियर हो जाएगा कि फिनिया इज द फर्स्ट वन टू फॉल इन लव। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नोवेल से चैप्टर 8। फिनिया के जाने के एक हफ्ते बाद प्रोफेसर निस्सरा कॉन्फ्रेंस से वापस लौटी। कुछ दिन बाद उन्होंने बुआ से मुलाकात की। प्रोफेसर ने गौर किया कि बुआ थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी फील्ड रिपोर्ट पढ़ी। बहुत अच्छा काम किया। बुआ ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। प्रोफेसर ने पूछा, फिन कैसी है? बुआ ने जवाब दिया, उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। प्रोफेसर बोली, उसे जल्दी ग्रेजुएट करना था, यही उसका सपना था। फिर उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं एक नया रिसर्चर रख रही हूँ जो तुम्हारी टीचिंग जॉब में मदद करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम रिसर्च पर ज्यादा फोकस करो। वह इंग्लैंड से ग्रेजुएट हुआ है और आने में एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। बुआ ने राहत की सांस ली और प्रोफेसर को धन्यवाद कहा। प्रोफेसर थोड़ी गंभीर हुई और कहा, बुआ, प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी करनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन को शक है कि इस केस में कुछ गड़बड़ है और वे कन्फर्मेशन चाहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट में स्कल और स्क्रोल की जो तस्वीरें थीं, उनमें कुछ अलग लग रहा था। बुआ ने सिर हिलाया और कहा, फीन ने भी यही कहा था, लेकिन जब तक स्कल की सही उम्र का पता नहीं चलता, कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। प्रोफेसर सोचते हुए बोली, सुना है ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत बढ़ रही है, खासकर अगर स्क्रोल उसी दौर का हुआ जब बुक ऑफ द डेड सिर्फ हाई क्लास लोगों के पास होती थी। उन्होंने आगे पूछा, फिनिया ने कुछ और बताया? बुआ ने धीरे से कहा, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। प्रोफेसर मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों अब भी वैसे ही हो। बुआ हल्का सा मुस्कुराई। मैंने कोशिश की, लेकिन शायद फीन मुझसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, अगर वो तुमसे कांटेक्ट करे तो मुझे बताना। बुआ ने हामी भरी और चली गई। एक रात 11:33 पर, ठीक जब बुसाया कंप्यूटर बंद करने वाली थी, उसके स्क्रीन पर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। उसने अपने चश्मे को ठीक करते हुए सेंडर का नाम पढ़ा, फिनिया। गहरी सांस लेते हुए बुआ ने ऐड फ्रेंड पर क्लिक किया और रिप्लाई टाइप किया। फिनिया ने लिखा था, कैसा चल रहा है वो काम जो मैंने तुम्हें सौंपा था? बुआ ने जवाब दिया, प्लेन क्रैश विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन, टीचिंग और रिसर्च। पहले कौन सा सुनना चाहोगी? फिनिया ने तंज कसा। वाटर लिली। परेशान मत करो, वरना लौट कर तुम्हारा सिर खा जाऊंगी। बुआ हंसी, तो जल्दी करो, वरना मेरा सिर भी नहीं बचेगा। बुआ ने अपडेट दिया, एक्सरे मशीन इंस्टॉल हुई है, कल चेक करूंगी। स्कल को एज कैलकुलेशन के लिए दूसरे लैब भेजना होगा, लेकिन वहां लंबी क्यू है। फिनिया झल्लाई और कहा, मुझे गए इतना समय हो गया है, लेकिन अब तक तुमने कुछ भी नहीं किया। बुआ ने थकान भरे लहजे में टाइप किया, प्लेन क्रैश का काम भी है, अकेले एज कैलकुलेट नहीं कर सकती, फंडिंग भी रुकी हुई है। इतनी जल्दी है तो खुद आकर कर लो, और अगर बस शिकायत करनी है तो मैसेज छोड़ दो, मैं कल पढ़ लूंगी, अब सो रही हूं। ये कहकर बुआ ऑफलाइन हो गई। फिनिया स्क्रीन घूरते हुए बड़बड़ाई, लोटस पर्ल, अगली बार मिली तो नहीं छोड़ूंगी। सुबह कोई नया मैसेज नहीं था। 2 हफ्ते हो गए थे जब उन्होंने आखिरी बार साथ खाना खाया था। कोई कांटेक्ट नहीं, फोन, सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं, जब तक कि पिछली रात मैसेज नहीं आया था। बुआ अब भी फिनिया के तानों की चुभन महसूस कर रही थी। उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए था। लैब, रिसर्च और टेक्स्ट बुक्स में घिरी जिंदगी से थोड़ी सी राहत। फिनिया के उलट, जिसे घूमने का मौका मिलता था, बुआ इस बिल्डिंग में ही घिरी रहती थी, और शायद उसके आगे की जिंदगी भी ऐसे ही रहने वाली थी। उसे फिनिया से जलन हो रही थी। इंस्टीट्यूट की यूजुअल हलचल के बीच बुआ अपने काम में डूबी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी नजरें जमी थीं, पेपर वर्क और लैब के काम के बीच फंसी हुई। बुसाया ने झूठ नहीं कहा था जब उसने फिनिया से बोला था कि आजकल उसे सांस लेने और सोने तक का समय नहीं मिलता। बुआ, प्रोफेसर ने कहा है कि इस हफ्ते नया रिसर्चर आ रहा है, लेकिन टाइम और डेट कंफर्म नहीं है। स्टूडेंट्स आ गए हैं, एओन ने याद दिलाया। वह इंस्टीट्यूट की सेक्रेटरी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालती थी। ठीक है, मुझे आज सुबह ईमेल मिला था। बुआ ने बिना नजर उठाए जवाब दिया। फिनिया के बारे में सोचकर बुआ ने गहरी सांस ली।
उस औरत को अगर इतनी ही जल्दी थी तो खुद आकर कर लेती। न जाने क्यों इन दिनों फिनिया उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। इससे पहले तो उसने कभी फिनिया के बारे में इतना नहीं सोचा था, लगभग उसे भुला ही दिया था। लेकिन हालिया दिनों में इतने काम के बीच भी उसकी सोच बार बार फिनिया पे लौट जाती। कभी कभी उसे लगता मानो जैसे वह फिनिया के लौटने का इंतजार कर रही थी। भले ही संभावना यही थी कि फिनिया ने विदेश में ही रहने का फैसला कर लिया था। कुछ देर बाद एऑन ने 8 स्टूडेंट्स को लैब में भेजा। वर्कशॉप के उद्देश्य और ऑपरेशन प्रोसेस समझाने के बाद उसने स्टूडेंट्स को काम पर लगा दिया और खुद वापस अपने रिसर्च में लग गई। अब तक सिर्फ 2 शवों की पहचान हो पाई थी, जबकि अधिकारी ब्लैक बॉक्स और हादसे की वजह तलाश रहे थे। लेकिन बुआ के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, फिनिया कहाँ है? कुछ देर बाद बुआ ने एक जार का ढक्कन खोला और हड्डियों को साफ करने के लिए हजारों मैगट्स ग्लास कैबिनेट में डाल दिया। ये तरीका भले ही टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस के लिए सबसे सुरक्षित था। इससे हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जबकि बॉइलिंग या करोसिव सब्सटेंसेस जैसी तेज मेथड्स हड्डियों को खराब कर सकती थी। उधर रहस्यमयी मम्मी स्कल दूसरी लैब में था, जहां उसकी उम्र का पता लगाया जा रहा था। बुआ ने उसे एक्सरे मशीन में देखा था, लेकिन अब तक ये साफ नहीं था कि वह कहाँ से आया और उसका इस हादसे से क्या कनेक्शन था। कोई आखिर क्यों किसी प्राचीन इंसानी खोपड़ी को चाहता? क्या ये तस्करी का मामला था, या लोग इसे पूजना या काले जादू में इस्तेमाल करना चाहते थे? प्लेन क्रैश, मौतें, एक मम्मी स्कल और बुक ऑफ द डेड, सारी घटनाएं अभी आपस में जुड़ती नहीं लग रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि आखिर में उसे मिलने वाला जवाब उसे पसंद नहीं आएगा। कहानी के बहुत सारे टुकड़े अब भी गायब थे और बुआ पूरे पजल को जोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात पक्की थी, अगर फिनिया वापस नहीं आई तो वह उसे दुनिया के आखिरी छोर तक ढूंढेगी, उसे चैन से नहीं जीने देगी। सीन शिफ्ट होता है फिनिया पे। 3 हफ्तों बाद फिनिया एक ब्लैक सेडान चलाते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जा रही थी। घर लौटकर नहाने, कपड़े बदलने और सामान रखने के बाद भी आराम करने के बजाय उसकी कार उसी ओर बढ़ रही थी। अगर मैं प्रोफेसर होती तो तुम पर गर्व होता। ये शब्द 3 हफ्तों से उसके दिमाग में घूम रहे थे। उस सिली औरत ने कहा कि उसे मुझ पर गर्व होता। अब तो शायद सूरज भी साउथ से निकलने लगेगा। जब उसने ये शब्द पहली बार सुने तो बुआ, जिसे उसने हमेशा एक राइवल की तरह देखा था, उस पल कुछ खास लगने लगी और मानो फेनिया ने मन ही मन पूरी तरह हार मान ली। ये शब्द उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, यहाँ तक कि उसने प्रोफेसर द्वारा ओवरसीज दी गई एकेडमिक पोजीशन को भी ठुकराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसने बुआ से कांटेक्ट किया, लेकिन वो बात करने के मूड में नहीं थी। सिर्फ एक मैसेज छोड़ने को कह दिया, जिसे वो बाद में पढ़ेगी। लोटस पर्ल को सोने की चिंता थी, अपने काम से ज्यादा, और शायद फिनिया से भी। फिनिया जानती थी कि बुआ हमेशा से सोने में एक्सपर्ट थी। कभी कभी वो ऑन साइट पर 5 मिनट में ही सो जाती, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। बुआ कैसे उससे बात करने से ज्यादा नींद को चुन सकती थी? यही सोच सोचकर फिनिया को उस पर गुस्सा आ रहा था। फिनिया बस जानना चाहती थी कि उसका काम कैसा चल रहा है, और सबसे जरूरी, उसने कितनी हिम्मत जुटाकर बुआ से कांटेक्ट किया था ये बताने के लिए कि वो वापस आ रही है। लेकिन बुआ ने उसे सीधे सीधे टाल दिया था। ये सवाल फिनिया को बेचैन कर रहा था। वह कल तक इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी बुआ से मिलने के लिए? पूरे रास्ते उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस एहसास को नाम नहीं दे पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह रुकना ही नहीं चाहती, और शायद वैसे भी सो नहीं पाती। उसका दिमाग उन्हीं लम्हों में उलझा था जब वे साथ काम कर रहे थे, जब उसने बुआ के चेहरे पर डर देखा था, वो छवि जो 1 महीने बाद भी उसके मन में बसी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे इन 5 सालों में पहली बार उसने असली बुआ को देखा हो। वही बुसाया जिसे उसने डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम की पहली क्लास में देखा था। तब से अब तक 5 साल बीत चुके थे। बुआ को नींद से सबसे ज्यादा प्यार था। वह हर ब्रेक में छुपकर सो जाती थी। फिनिया को उसकी हर आदत याद थी, लेकिन अब जो महसूस हो रहा था वो कुछ अलग था। इतनी अलग
कि वर्षों तक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने वाली डॉक्टर फिनिया भी इस एहसास को नहीं समझ पा रही थी। जब से वह दूर थी, उसका मन बेचैन था। बुआ से संपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए काम का बहाना बनाकर उसे टेक्स्ट किया। बस इसी बहाने उसे बाहर खाने के लिए भी पूछना चाहती थी, लेकिन लोटस पर्ल ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिनिया खुद को समझा रही थी कि ये सिर्फ काम की चिंता थी, लेकिन वह इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकती थी कि उसने बिना सोचे ओवरसीज एकेडमिक पोजीशन ठुकरा दी थी, सिर्फ यहाँ वापस आने के लिए। क्यों? शायद घर की याद आ रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक और जवाब था। जब भी वह घर के बारे में सोचती, किसी एक इंसान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, और जब बुआ का डरा हुआ चेहरा याद आता, तो वह छवि उसके दिमाग से हटती ही नहीं। इन 2 हफ्तों में उसने अपनी जरूरी काम निपटाए और वापस लौट आई। इंग्लैंड के प्रोफेसर ने कहा था कि वह कभी भी वापस आ सकती है, लेकिन उसके मन में एक बार भी लौटने का ख्याल तक नहीं आया। एंथ्रोपोलॉजी थाईलैंड में कोई नया फील्ड नहीं था, लेकिन एक और एक्सपर्ट का होना फायदेमंद था। फिनिया को यकीन था कि प्रोफेसर निस्सारा उसके फैसले से खुश होंगी, पर सच्चाई ये थी कि इन दिनों उसका दिमाग किसी और चीज में उलझा हुआ था। वह बस बुआ का चेहरा देखना चाहती थी। वह पहले ही कल्पना कर चुकी थी कि जब बुआ उसे अचानक देखेगी तो उसकी हैरानी और तानों की बौछार कैसी होगी। ये सोचते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। बुआ शायद टेक्सटिंग से बात करने के मूड में नहीं थी, तो अब फीनिया खुद उसके सामने जाकर खड़ी हो जाएगी। यही सोचकर उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। उसके दिमाग में बुआ का चश्मे वाला चेहरा घूम रहा था, जो कभी उसके लिए सिर दर्द हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अगर मैं प्रोफेसर होती तो तुम पर गर्व होता। इतने साधारण शब्द, लेकिन फिनिया जानती थी कि बुआ ने दिल से कहे थे, और उन्होंने उसके दिल को पूरी तरह एक सुकून भरे एहसास से भर दिया।